तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बिड रेट एंड आस्क रेट। तो जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि फॉरेक्स मार्केट में हर बायर सेलर होता है और हर सेलर बायर होता है। तो एक करेंसीज आखिर हमें देगा कौन? यानी कि अगर मैं एक नॉर्मल कस्टमर हूँ और मेरे पास रुपीज़ हैं और मुझे डॉलर चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं बैंक के पास जा सकता हूँ या फिर मनी चेंजर के पास जा सकता हूँ। तो मान के चलो मुझे डॉलर चाहिए थे, दैट इज़ आई वांट डॉलर्स। तो मैं बैंक के पास या मनी चेंजर के पास गया, मैंने उसको एक करेंसी दी विच इज़ रुपीज़, और उसने मुझे करेंसी दी डॉलर्स। तो जब मैं बैंक के पास गया तो उसने मुझे कुछ कोट्स दिए। ये कोड कुछ इस तरीके से थे दैट रुपीज़ पर डॉलर इज 68/70। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस डॉलर की हम बात कर रहे हैं विच इज़ द बेस करेंसी हियर, अगर वो मुझे बाय करना है, यानी कि मुझे डॉलर आप दे दो, मैं आपको रुपीज़ दे दूंगा। तो अगर मुझे डॉलर बाय करना है तो 70 रुपीज़ पर डॉलर इज़ द एक्सचेंज रेट। यानी कि मैं आपको 70 रुपये दूंगा, आप मुझे $1 दे देंगे। और अगर मुझे डॉलर सेल करना है, यानी कि अगर डॉलर एक प्रोडक्ट है और मैं बैंक के पास गया और बोला कि डॉलर ले लो मुझसे, मतलब एक तरीके का प्रोडक्ट मुझसे ले लो और उसके बदले मुझे रुपीज़ दे दो, तो उन्होंने बोला 68, यानी कि 68 रुपीज़ पर डॉलर। यानी कि अगर मेरे पास $1 है और बैंक को जाके दूंगा तो बैंक मुझे 68 रुपीज़ निकाल के देगी। यानी कि अगर आप बाय डॉलर करना चाहते हो तो आपको रुपए देने पड़ेंगे, गिव रुपीज़ एंड गेट डॉलर। और अगर आप सेल करना चाहते हो डॉलर, देन गिव द डॉलर गेट रुपीज़। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही कोट्स मार्केट में चलते हैं रियल लाइफ में भी, कि एक बिड कोट होता है यानी कि बिड रेट होता है, और एक आस्क कोट होता है यानी कि आस्क रेट होता है। हर बैंक जो भी फॉरेन एक्सचेंज में काम करती है वो इसी तरह की कोट रखती है कि अगर वो बैंक डॉलर आपसे बाय करेगी तो 70 रुपीज़ में बाय करेगी, यानी कि आपसे 70 रुपये लेगी $1 के पीछे। लेकिन अगर आप बैंक को जाके डॉलर देने की कोशिश करेंगे तो बैंक आपको 68 रुपीज़ ही निकाल के देगी। तो हमारा कंसेप्ट ये बिल्ड हो रहा है कि अगर कोई सा भी कोट हो, यहाँ पर तो हमने रुपीज़ पर डॉलर लिया, लेकिन अगर कोई सा भी कोट हो जिसका नेचर प्राइस करेंसी स्लैश बेस करेंसी जैसा होता है, इनके कितने सारे हमने कोट्स देखे थे, लाइक डॉलर पर पाउंड, पाउंड पर यूरो एक्सेट्रा। तो वहाँ पे एक प्राइस करेंसी थी, एक बेस करेंसी थी। अगर आपको बेस करेंसी बाय करना है तो आप आस्क रेट या ऑफर रेट पे बाय कर सकते हो बेस करेंसी। अगर आपको सेल करना है बेस करेंसी तो बिड रेट पे सेल होगी। क्वेश्चन सॉल्व करते समय यू हैव टू आस्क योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट, दैट इज़ आपको कौन सी करेंसी चाहिए। मेरे एग्जाम्पल में मुझे डॉलर चाहिए थे, यानी कि मुझे बेस करेंसी चाहिए थी। जब मैंने कहा कि मुझे बेस करेंसी चाहिए थी, यानी कि मेरे को डॉलर बाय करना है, डॉलर बाय करना है, तो 70 रुपीज़ पर डॉलर का एक्सचेंज रेट लगेगा। ठीक है, तो जो भी मुझे चाहिए, यानी कि मुझे डॉलर चाहिए या फिर रुपीज़ चाहिए, पहले तो मैं देखूंगा वो बेस करेंसी है या प्राइस करेंसी। मैंने पता किया कि वो बेस करेंसी है, तो जो मुझे चाहिए वो मैं बाय करूंगा, तो मैं आस्क रेट ऑफर रेट वाला कोट यूज़ करूंगा। नोट, यूजुअली आस्क रेट इज़ मोर देन बिड रेट एंड बिड आस्क स्प्रेड कैलकुलेट होता है आस्क रेट माइनस बिड रेट, यानी कि 70 रुपीज़ पर डॉलर माइनस 68 रुपीज़ पर डॉलर, यानी कि बिड आस्क स्प्रेड निकल के आएगा $2 पर डॉलर। ऐसा बैंक क्यों करती है, यानी कि ऐसा बैंक क्यों कोट देती है कि जहाँ पे बिड रेट आस्क रेट से कम होता है? तो आइए समझते हैं। तो अगर हम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दैट इज़ नाउ आई एम बैंक। तो बैंक ने क्या किया एक्चुअली में, बैंक ने डॉलर सेल की 70 रुपये में। देखो मुझे डॉलर अगर यहाँ पे चाहिए थे, तो अगर मैं सिर्फ बाय डॉलर वाला केस बात करूँ, 70 रुपये वाला, तो होगा क्या? मैं बैंक के पास गया, बैंक से मुझे डॉलर चाहिए थे, तो मैंने बैंक को बोला मुझे डॉलर दे दो, $1। तो बैंक ने बोला 70 रुपये दो। तो बैंक को जब मैंने 70 रुपीज़ दिए तो बैंक ने डॉलर निकाल के दे दिए। मतलब बैंक का जो डॉलर है वो प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को बैंक ने 70 रुपीज़ में बेच दिया, है ना। मैं बाय किया बैंक से, तो बैंक ने सेल किया मुझको,
वही चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई है कि अगर कस्टमर बैंक के पास जाता है तो बैंक डॉलर सेल करती है 70 रुपये में। तो अगर डॉलर एक प्रोडक्ट है तो बैंक ने उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 70 रुपये फिक्स कर दिया। अगर आप बैंक के पास जाएंगे और वो प्रोडक्ट बैंक को बेचने की कोशिश करेंगे तो बैंक आपसे प्रोडक्ट ले लेगा, यानी कि डॉलर ले लेगा, लेकिन बैंक अपने लिए वो बाइंग प्राइस 68 रुपीज़ रखेगा। मतलब उस प्रोडक्ट के लिए बैंक ने फिक्स कर दिया कि 68 रुपीज़ में हम बाय करेंगे और 70 रुपये में सेल करेंगे। यानी कि डॉलर अगर बैंक का प्रोडक्ट है तो बैंक ने बाय किया 68 रुपीज़ में, सेल किया 70 रुपये में, बैंक ने 2 रुपये कमा लिए। एक नॉर्मल बिजनेसमैन, एक नॉर्मल ट्रेडर या होलसेलर या रिटेलर जो बिज़नेस करता है उसमें वो क्या करता है, वो सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखता है और परचेज प्राइस कम रखता है। यानी कि मान के चलो 68 की चीज़ 70 में बेच रहा है मार्केट में, तो 2 रुपये बीच में कमा रहा है। 2 रुपीज़ इज़ हिज प्रॉफिट। वही चीज़ बैंक के साथ भी हो रही है कि बैंक ने दुकान खोली और डॉलर की दुकान खोली कि डॉलर बाय सेल करूँगा मैं। तो जो परचेस करता है डॉलर बैंक, वो 68 में परचेस करता है और सामने वाले को 70 में बेचता है। 2 रुपये वो बीच में प्रॉफिट मार्जिन रखता है। ये प्रॉफिट मार्जिन को ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कहा जाता है। यानी कि बैंक के जो खर्चे हैं, डॉलर बाय करने का, डॉलर सेल करने का, फॉरेन करेंसी मेंटेन करने का, वो सब के खर्चों को ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोलते हैं और वो बैंक इस 2 रुपये से ही मीट आउट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिड रेट एंड आस्क रेट, जहाँ पे बेस करेंसी अगर बाय करनी है तो वो आस्क रेट या ऑफर रेट पे हो सकती है, और अगर बेस करेंसी सेल करनी है तो वो बिड रेट पे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं इन्वर्स रेट एंड क्रॉस रेट। पहले बात करते हैं कि इन्वर्स रेट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि बैंक दो तरह के कोट देता है, एक होता है बिड रेट एंड आस्क रेट। मान के चलो डॉलर पर पाउंड बैंक ने कोट दिया 1.6/1.65। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपको पाउंड यानी कि बेस करेंसी बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं बेस करेंसी 1.65 में। अगर आपको बेस करेंसी सेल करना है यानी कि पाउंड सेल करना है तो आप सेल कर सकते हैं 1.6 के रेट से। तो 1.6 का मतलब होगा डॉलर 1.6 पर पाउंड और 1.65 का मतलब हो गया डॉलर 1.65 पर पाउंड। तो ये आपका बिड रेट हो गया, ये आपका आस्क रेट हो गया। अब अगर आपको इसका उल्टा निकालना है यानी कि पाउंड पर डॉलर, आपको कोट बैंक ने दिया डॉलर पर पाउंड, अब आपको इसका उल्टा बनाना है विच इज़ पाउंड पर डॉलर। तब क्या करेंगे? तब स्विच करेंगे, यानी कि आस्क रेट बिड रेट की जगह पे आ जाएगा और बिड रेट आस्क रेट की जगह पे आ जाएगा, लेकिन 1 अपॉन करके आएगा। यानी कि पाउंड पर डॉलर, यानी कि इसका अगर आपको बिड रेट निकालना है तो 1 अपॉन आस्क रेट करना पड़ेगा, यानी कि 1/1.65। और अगर पाउंड पर डॉलर का आपको आस्क रेट निकालना है तो वो आपका निकलेगा 1 अपॉन बिड रेट करके, यानी कि 1/1.6 करके। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके फाइनल आंसर आएंगे पाउंड पर डॉलर इज इक्वल टू 0.606/0.625। तो ये आपका बिड रेट हो गया और ये आपका आस्क रेट हो गया। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे कि आस्क रेट इज़ मोर देन बिड रेट। तो जो यूजुअली होता है कि आस्क रेट इज़ मोर देन बिड रेट, वो यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर आपको डॉलर अभी बाय करना है यानी कि बेस करेंसी बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं 0.625 के रेट से, और अगर आपको बेस करेंसी सेल करना है तो आप सेल कर सकते हैं 0.606 के रेट पे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करने वाली कि ये जो आपने रेट निकाला 0.606 एंड 0.625, ये इम्प्लाइड एक्सचेंज रेट है, यानी कि थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट है, यानी कि सिंथेटिक एक्सचेंज रेट है, और इसे ही हम इन्वर्स रेट कहते हैं। यानी कि ये पाउंड पर डॉलर का एक्चुअल मार्केट का एक्सचेंज रेट नहीं है, क्योंकि ये आपने खुद कैलकुलेट किया है पेन और पेपर यूज़ करके। एक्चुअल मार्केट में पाउंड पर डॉलर का जो कोट है वो अलग हो सकता है, बैंक कुछ और दे सकती है। बट सिंस हमने यहाँ पे ये सोचा कि डॉलर पर पाउंड यानी कि प्राइस करेंसी पर बेस करेंसी को उल्टा कर देते हैं, जो बेस करेंसी उसको प्राइस करेंसी बना देते हैं,
और प्राइस करेंसी को बेस करेंसी बना देते हैं, तो क्या होगा, तो इस तरीके से कोट आएगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल कोट है, यानी कि ये रेट होना चाहिए, ये एक्सचेंज रेट होना चाहिए, है नहीं। मार्केट में एक्चुअल एक्सचेंज रेट पाउंड पर डॉलर का कुछ और हो सकता है जो हमें नहीं मालूम, बट ये जो हमने एक्सचेंज रेट निकाला ये थ्योरेटिकल है, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल की अगर बात करेंगे तो इसे मैं एक्चुअल बोलूँगा, विच इज़ डॉलर पर पाउंड, लेकिन पाउंड पर डॉलर को मैं एक्चुअल नहीं बोलूँगा, इसको मैं थ्योरेटिकल बोलूँगा और इसे ही मैं इन्वर्स रेट बोलूँगा। ठीक है, तो दिस वॉज योर इन्वर्स रेट। अब बात करते हैं क्रॉस रेट की, कि मुझे कुछ दो एक्चुअल एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं। पहला है डॉलर पर पाउंड 1.6 1.65, तो ये जो मैंने ऊपर अभी एग्जांपल लिया था 1.6 1.65, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि एक्चुअल डॉलर पर पाउंड का रेट मुझे बैंक ने दिया 1.6/1.65, और मुझे दिया है एक्चुअल यूरो पर पाउंड का कोट विच इज़ 1.4/1.46। तो आप नोटिस करोगे तो पाउंड दोनों केस में, यानी कि डॉलर पर पाउंड और यूरो पर पाउंड के केस में बेस करेंसी में है। अब अगर आपको डॉलर पर यूरो वाला कोट निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो आप बेसिकली करेंगे डॉलर पर पाउंड डिवाइडेड बाय यूरो पर पाउंड, बेस करेंसी सेम दैट इज पाउंड। इसको डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 1.6 यानी कि जो पहला वाला एक्सचेंज रेट है विच इज़ डॉलर पर पाउंड, 1.6 से डिवाइड कर देंगे 1.46। ये आपको एरो दिख रहा होगा कि 1.6 का एरो 1.46 के पास जा रहा है, तो 1.6 को डिवाइड कर देंगे 1.46 से, ये आपका बिड रेट आ जाएगा, और 1.65 को डिवाइड कर देंगे 1.4 से, तो आपका आस्क रेट आ जाएगा। इसका बिड रेट और आस्क रेट, तो डॉलर पर यूरो का बिड रेट और आस्क रेट आ जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा डॉलर पर यूरो 1.0958, दिस इज द बिड रेट, और आस्क रेट निकालेंगे 1.65 डिवाइड बाई 1.4 यानी कि 1.1785। तो यहाँ पर भी नोटिस करेंगे आस्क रेट इज मोर देन बिड रेट। ये भी जो आपने निकाला ये इम्प्लाइड एक्सचेंज रेट है, यानी कि थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट है, यानी कि सिंथेटिक एक्सचेंज रेट है, यानी कि क्रॉस रेट है। मतलब ये भी एक्चुअल एक्सचेंज रेट नहीं है, यानी कि यूरो के बदले में डॉलर मार्केट में नहीं मिल रहा है, मार्केट में पाउंड के बदले यूरो मिल रहा है और पाउंड के बदले डॉलर मिल रहा है। बट हमने खुद पेन और पेपर यूज़ करके ये कैलकुलेट करने की कोशिश की कि अगर एक्चुअली में मार्केट में पाउंड और डॉलर का एक एक्सचेंज रेट है और पाउंड और यूरो का एक एक्सचेंज रेट है, तो डॉलर और यूरो का एक्सचेंज रेट होना कितना चाहिए। दिस इज थ्योरेटिकल फिगर्स, डॉलर पर यूरो, ऐसे रेट को हम क्रॉस रेट बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर इन्वर्स रेट जो हमने अभी निकाला, जिसमें हम रिवर्स कर देते हैं, डॉलर पर पाउंड को बना दिया पाउंड पर डॉलर, और दिस इज योर क्रॉस रेट जब आपको दो करेंसीज के बीच का आपस का एक्चुअल एक्सचेंज रेट दिया हो, जिसमें एक करेंसी सेम हो, यानी कि बेस करेंसी यहाँ पे सेम है विच इज़ पाउंड, तो आप बाकी जो बचे हुए दो करेंसीज हैं उसके बीच का रेट निकालना चाहें, यानी कि क्रॉस रेट निकालना चाहें, तो इस तरीके से निकलता है। इम्पॉर्टेंट नोट, मान के चलो आपको रुपीज़ पर जेपीवाई निकालना है, रुपीज़ पर येन वाला जो कोट है वो निकालना है, और आपके पास तीन एक्चुअल फिगर्स हैं, यानी कि तीन एक्चुअल एक्सचेंज रेट हैं विच इज़ एक्चुअल रुपीज़ पर यूएसडी, एक्चुअल यूएसडी पर जीबीपी एंड एक्चुअल जेपीवाई पर जीबीपी। तो आप क्या करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे जो पहले दो एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं उनको अगर आप डायरेक्टली अभी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि रुपीज़ पर यूएसडी को मल्टीप्लाई कर दो यूएसडी पर जीबीपी से, तो यूएसडी यूएसडी कट जाएगा, आंसर रुपीज़ पर जीबीपी में आएगा। जब ऐसा हो रहा हो, यानी कि मल्टीप्लाई करने के कारण करेंसीज कैंसल आउट हो जाएं, तो आपको क्रॉस नहीं करना है, डोंट क्रॉस, यानी कि यहाँ पे क्रॉस रेट का जो फंडा सिखाया, यानी कि ये वाला कि एक के बिड रेट के नीचे दूसरे का आस्क रेट डाल दो और पहले के आस्क रेट के नीचे दूसरे का बिड रेट डाल दो, ऐसा नहीं करना, यानी कि क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी। कब नहीं करना, जब मल्टीप्लाई करने से करेंसीज कैंसल आउट हो जाए तब क्रॉस नहीं करना। ठीक है, अब आप यहाँ पर पहुँच गए विच इज़ रुपीज़ पर जीबीपी और जेपीवाई
पर GBP। यहाँ पे आप नोटिस करोगे बेस करेंसी सेम है, तो यहाँ पे डिवाइड करने से ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्रॉस करना है, और जब आप क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, तो इस तरीके से कुछ होगा, रुपीस पर GBP मल्टीप्लाई हो जाएगा GBP बाय JPY। तो डिवाइड करने से ही आपका आंसर आ पाएगा, यानी कि रुपीस पर JPY आ पाएगा। और जब आपको दो करेंसी को डिवाइड करना हो और आपको बिड रेट और आस्क रेट दिए हों, तब आपको क्रॉस करना है, यानी कि तब आपको ये वाला फंडा लगाना है, यानी कि एक के बिड के नीचे दूसरे का आस्क और एक के आस्क के नीचे दूसरे का बिड। तो ये वाला क्रॉस रेट का जो फंडा है तब लगाना है जब दो एक्सचेंज रेट को आप डिवाइड करने जा रहे हो। यहाँ पर भी हमने वही किया, देखिए यहाँ पे बीच में डिवाइड का साइन बनाया मैंने। तो जब आप डिवाइड करते हो दो एक्सचेंज रेट को, तब आपको क्रॉस वाला फंडा लगाना है, नहीं तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली मल्टीप्लाई का मतलब होता है एक के बिड को दूसरे के बिड से मल्टीप्लाई करना और एक के आस्क को दूसरे के आस्क से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट भी बता दिया कि हर बार आपको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने से अगर आपकी करेंसी कैंसल आउट हो जा रहे हैं तो क्रॉस नहीं करना, डायरेक्टली बिड इंटू बिड और आस्क इंटू आस्क करना है। लेकिन अगर डिवीजन से ही आपका आंसर आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था, रुपीस पर GBP डिवाइडेड बाय JPY पर GBP, इनके बेस करेंसी सेम है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। जब आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो आपको क्रॉस रेट वाला फंडा लगाना है और वहाँ से आपका आंसर आएगा, विच इज़ रुपीस पर JPY इन माई केस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है क्रॉस रेट एंड इन्वर्स रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, प्लीज रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट taught by me in derivatives chapter. You need knowledge of forex plus derivatives. अब आगे की जो जर्नी है फॉरेक्स चैप्टर की, उस जर्नी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका डेरिवेटिव चैप्टर का जो बेसिक है, यानी कि जो उसके फंडामेंटल नॉलेज है, वो आपको क्लियर हो। इसीलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और अभी आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वन ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज़ कीजिए, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। अभी आने वाला जो जर्नी है उसमें फॉरेक्स का जो नॉलेज अभी तक हमने लिया वो तो काम आएगा ही आएगा, और डेरिवेटिव्स का भी जो नॉलेज है वो भी बहुत काम आने वाला है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ब्रीफ में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या क्या देखा था, लेकिन आपको पूरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक है वो एक बार रिवाइज कर लेना है इस वीडियो को पॉज करके। तो लेट अस रिवाइज द फीचर्स। सबसे पहले था कि बोथ द पार्टीज हैव द राइट एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी हुई हैं, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर है जिसमें दोनों पार्टीज़ जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके सिग्नेचर्स हैं, तो उन दोनों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं। यानी कि जिस दिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा, मैच्योरिटी डेट को, दोनों पार्टीज़ को वैसा वैसा करना पड़ेगा जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। इसी को बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना। टी इजिकल टू ज़ीरो में कोई कैश फ्लो नहीं होगा, यानी कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों पार्टीज़ उस दिन पैसों का लेन देन नहीं करेंगे, यानी कि देयर इज़ नो कैश फ्लो। टी इजिकल टू मैच्योरिटी में या तो फिजिकल सेटलमेंट होगा या तो कैश सेटलमेंट होगा। फिजिकल सेटलमेंट मतलब अंडरलाइंग एसेट जिस पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका आदान प्रदान करेंगे, या फिर कैश सेटलमेंट यानी कि जिसको लॉस हुआ है वो प्रॉफिट वाले को डिफरेंस अमाउंट दे देगा। नो मार्जिन, यानी कि सिंस यहाँ पे यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता, तो वहाँ पे मार्जिन मनी का सवाल ही नहीं उठता। रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट नॉट डन, यानी कि यहाँ पे यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें जो भी अंडरलाइंग एसेट का रेट या फिर कोई प्राइस लिखा हुआ है वो रीप्राइस नहीं होगा, यानी कि वो चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर आप अंडरलाइंग एसेट का ग्राफ देखेंगे तो इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग होगा, लेकिन अगर उससे बना हुआ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का ग्राफ देखेंगे तो एकदम सीधा चलेगा, क्योंकि जो फॉरवर्ड प्राइस है या फिर फॉरवर्ड रेट है वो चेंज नहीं होता। नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते। अनरेगुलेटेड,
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते। ये एक अनरेगुलेटेड सेक्टर है, यानी कि दोनों पार्टीज अपने घर में बैठ के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहें बना सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर सकते हैं। कस्टमाइज्ड, तो सिंस स्टॉक एक्सचेंज नहीं है बीच में, तो जो भी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि जिनको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो लोग अपने हिसाब से कितने अंडरलाइंग एसेट पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, किस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब मैच्योर होना है, ये सारी बातें आपस में बैठ कर डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर वो पीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूँ, विच इज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सारी बातें भी मैं लिखूँगा, यानी कि जो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वो लिखेंगी और सिग्नेचर भी वो दोनों ही करेंगे। सम क्रेडिट रिस्क, जो पहला पॉइंट था कि दोनों पार्टीज़ का राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, यानी कि दोनों पार्टीज़ को कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना ही है, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी हुई हैं वैसा परफॉर्म करना ही है। तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क आ जाता है कि अगर एक पार्टी को दिख रहा होगा कि उसको लॉस हो रहा है तो दूसरे पार्टी को धोखा दे देगा। उसमें दूसरे पार्टी की तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि एज ऑफ टुडे यानी कि टी इज इक्वल टू ज़ीरो, कॉन्ट्रैक्ट पार्टी नंबर 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट पार्टी नंबर 2 दोनों को ये नहीं पता था कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस कल को क्या हो जाएगी। वो तो एक तरह से बेटिंग कर रहे थे। तो अगर एक पार्टी बेट हार जाए तो भागने की कोशिश करता है, यानी कि धोखा देने की कोशिश करता है, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट रिस्क रहता है। ठीक है, फिर हमने वहाँ पे बात किया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जो अंडरलाइंग एसेट हैं वो 3 अलग अलग कैटेगरी में हो सकते हैं। पहला है शेयर्स, इंडेक्स, गोल्ड, अदर सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। वाई? बिकॉज इट इज़ अनरेगुलेटेड। तो सिंस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं है, जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है वो किसी भी अंडरलाइंग एसेट पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं जिसका कल का प्राइस फिक्स नहीं है। दूसरा था करेंसीज, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा था इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि जहाँ पे अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट होते हैं वहाँ पे बना हुआ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, यानी कि FRA। तो चलिए करेंसीज वाले को डिस्कस करते हैं कि अभी आने वाला जो डिस्कशन है फॉरेक्स चैप्टर का, उसमें जब भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी तब वहाँ पे जो आपका अंडरलाइंग एसेट है वो रहेंगी करेंसीज, यानी कि रुपीज़, डॉलर, येन, यूरो एक्सेट्रा। और उससे बनेगा आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉरेक्स चैप्टर इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उनको ये वाला जो फ्लो चार्ट है वो अच्छे से बताया नहीं जाता। तो मैं आपको आज एक क्लैरिटी दे रहा हूँ कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन है इस पूरे चैप्टर में, जो कि कम से कम 60 to 70% ऑफ दिस चैप्टर को कवर करता है, उसके मेन 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 है जिसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स हैं, कवर रेट का कंसेप्ट है और इंटरेस्ट रेट पैरिटी यानी कि IRP का कंसेप्ट है। पार्ट 2 है हेजिंग का, जहाँ पे इंपोर्टर को हेजिंग करनी रहती है और एक्सपोर्टर को भी हेजिंग करनी रहती है। तो लोग अलग अलग तरीके से हेजिंग करते हैं, जैसे फॉरवर्ड कवर ले लेना, इनके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर लेना, मनी मार्केट कवर ले लेना, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करना यानी कि करेंसी फ्यूचर्स यूज़ करना। मैंने आपको पढ़ाया था कि करेंसी फ्यूचर्स का मतलब होता है अंडरलाइंग एसेट इज इक्वल टू करेंसीज एंड डेरिवेटिव इज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में करेंसी ऑप्शंस, तो यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट आपका करेंसीज है और आपका डेरिवेटिव ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको यूज़ करके हम लोग हेजिंग सीखेंगे कि अगर इंपोर्टर को हेजिंग करनी है तो ये इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके कैसे करें, और अगर एक्सपोर्टर को हेजिंग करनी है तो वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके कैसे हेजिंग करें। और पार्ट 3 है सिनेरियोज, यानी कि कैंसलेशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड अर्ली डिलीवरी ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो क्या होगा, एक्सटेंड करवाना है, यानी कि 2 महीने की मैच्योरिटी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए, अब उसको बढ़ाना है, उसको 6 महीना कर देना है, तो क्या होगा। और अर्ली डिलीवरी का क्या मतलब होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पार्ट 3 यानी कि अलग अलग सिनेरियोज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस करेंगे। इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि आने वाली जर्नी बहुत लंबी है फॉरेक्स चैप्टर की, तो आप भटक ना जाएं
इसीलिए इस फ्लो चार्ट को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अगर आपका माइंड भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो डिस्कशन है उसको सेग्रीगेट कर लेगा, तो आपको डिफ़िकल्टी बहुत ही कम फेस करनी पड़ेगी। इस चैप्टर में, यानी कि फॉरेक्स चैप्टर में, स्टूडेंट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये चैप्टर बहुत वास्ट है, कब कौन से इंस्ट्रूमेंट से हेजिंग कर ली समझ में नहीं आता, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है वो समझ में नहीं आता। ये सारी बातें इसलिए होती हैं क्योंकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। बट मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने आया हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 पार्ट्स अच्छे से आप सेग्रीगेट कर लो माइंड में, कि जहाँ पे हम पार्ट 1 अलग डिस्कस करेंगे जिसमें ये सारी बातें होंगी, पार्ट 2 में हम हेजिंग डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 में सिनेरियो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुभारंभ पार्ट 1 का बेसिक्स के साथ। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर में 2 मार्केट होते हैं, एक होता है अंडरलाइंग एसेट यानी कि करेंसीज का मार्केट, और एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। तो जैसे हमने शेयर मार्केट में देखा था कि शेयर मार्केट के अंदर में स्पॉट मार्केट यानी कि कैश मार्केट होता है और डेरिवेटिव मार्केट होता है। यहाँ पर भी वही है, एक होता है स्पॉट मार्केट और एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। यहाँ पे क्या मिलते हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट यानी कि करेंसीज के एक्सचेंज रेट होते हैं। स्पॉट मार्केट के एक्सचेंज रेट को बोला जाता है स्पॉट एक्सचेंज रेट और फॉरवर्ड मार्केट के एक्सचेंज रेट को बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो अभी तक हमने जो फॉरेक्स का चैप्टर डिस्कस किया उसमें जितने भी एक्सचेंज रेट की हमने बात की, चाहे थ्योरेटिकल चाहे एक्चुअल, वो स्पॉट एक्सचेंज रेट्स थे। ठीक है, और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट अब हम आने वाले डिस्कशंस में करेंगे डिस्कस। तो एग्जांपल लेते हैं कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें एन है 3 मंथ्स ऑन रुपीज़ पर डॉलर। तो 3 महीने की मैच्योरिटी वाला एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सचेंज रेट है यहाँ पे रुपीज़ पर डॉलर। मान के चलो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 सितंबर को, विच इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट डेट। तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम लोग T=0 यानी कि टुडे बोलते हैं। और यहाँ पे ब्लू एक्सचेंज रेट्स की बात करूँगा कि ब्लू एक्चुअल एक्सचेंज रेट आपका है 70 रुपीज़ पर डॉलर। यानी कि अगर आप स्पॉट मार्केट जाओ, ये रहा स्पॉट मार्केट, और वहाँ पे रुपीज़ पर डॉलर का भाव पूछो तो $1 70 रुपये के बराबर है। तो दिस इज़ अ स्पॉट एक्सचेंज रेट ऑन T=0 विच इज़ द एक्चुअल एक्सचेंज रेट विच इज़ द एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट यानी कि एक्चुअल यूए का मतलब अंडरलाइंग एसेट का रेट T=0 में। तो आज डॉलर 70 रुपये का बिक रहा है। T=टू मैच्योरिटी यानी कि 3 महीने बाद यानी कि 30 नवंबर को ये एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, तो किसी को नहीं पता। यानी कि एक्चुअल यूए रेट T=टू मैच्योरिटी को क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। आज $1 70 रुपये का है बट ये फ्लक्चुएटिंग है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएटिंग होते हैं। 3 महीने बाद यानी कि 30 नवंबर को $1 कितने रुपए के बराबर होगा हमें पता ही नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया। अब इस पर अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट यानी कि रेड कॉन्ट्रैक्ट का रेट होगा 65 पर डॉलर। एग्जाम्पल के तौर पे 65 लेके चलते हैं कि $1 65 रुपीज़ के बराबर है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। दिस इज़ द एक्चुअल डेरिवेटिव रेट यानी कि दिस इज़ द एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। ये ₹65 पर डॉलर T=0 में भी यही रहेगा और T=टू मैच्योरिटी में भी यही रहेगा। वाई? बिकॉज नो रीप्राइसिंग और मार्क टू मार्केट इज़ डन। तो जैसे कि नॉर्मल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जहाँ पे अंडरलाइंग ऐसे शेयर्स होते हैं, इंडेक्स होते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, वहाँ पर भी हमने देखा था कि T=0 में जो फॉरवर्ड प्राइस है या रेट है वो मैच्योरिटी तक एग्जैक्टली सेम रहता है, क्योंकि उसमें कोई रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर भी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में $1 65 रुपये के बराबर लिख दिया गया तो 3 महीने तक नहीं बदलेगा। उसके लिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया है कि T=0 यानी कि 1 सितंबर को वो ब्लू एक्सचेंज रेट यानी कि स्पॉट एक्सचेंज रेट 70 रुपये का है, यानी कि $1 70 रुपये का है। फिर ये फ्लक्चुएटिंग है और T=टू मैच्योरिटी में क्या हो जाएगा हमें नहीं पता।
30 नवंबर को। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि जो रेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहाँ पे फॉरवर्ड रेट 65 रुपये पर डॉलर है T0 में, ये 65 रुपये पर डॉलर ही रहने वाला है मैच्योरिटी वाले दिन भी। तो जो अंडरलाइंग एसेट है, इनके स्पॉट एक्सचेंज रेट वो फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन जो फॉरवर्ड रेट है इनके 65 रुपीज़ पर डॉलर वो सेम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने किया 65 रुपीज़ पर डॉलर में, जहाँ पे हमने लिख दिया कि $1 65 के बराबर है, तो मान के चलो देयर आर टू पार्टीज ए एंड बी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें ए ने क्या किया? ए ने बाय किया फॉरवर्ड। बाय करना फॉरवर्ड का मतलब होता है इसने कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया है द डॉलर आफ्टर 3 मंथ्स एट 65 रुपीज़ पर डॉलर। इसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया कि मैं मैच्योरिटी वाले दिन $1 तुमसे ले लूँगा और तुम्हें 65 रुपये दे दूँगा। वाई? बिकॉज ए एक्सपेक्ट कि डॉलर बढ़ जाएगा आने वाले 3 महीने में, यानी कि जो रुपीज़ पर डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो बढ़ चुका होगा। मतलब ए सोच क्या रहा है, मतलब ए के मन में क्या चल रहा है? तो ए के मन में चल रहा है कि इससे रुपीज़ पर डॉलर स्पॉट एक्सचेंज रेट इजिकल टू मैच्योरिटी में 72 रुपीज़ हो गया। तब ए क्या करेगा? तब ए बाय कर लेगा $1 एट द रेट 65 फ्रॉम बी इन दी फॉरवर्ड मार्केट। यानी कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में कि ए बोल रहा है बी को कि मैं तुम्हें 65 रुपये निकाल के दे दूंगा 3 महीने बाद, तुम मुझे $1 दे देना। तो डॉलर ले लेगा बी से 65 रुपीज़ में और सेल कर देगा $1 72 में इन द स्पॉट मार्केट। तो प्रॉफिट कमा लेगा 7 रुपये का। तो ए आज ये सोच रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं बी के साथ जिसमें $1 65 के बराबर लिख देते हैं। फ्यूचर में डॉलर बढ़ जाएगा ऐसा वो सोच रहा है, यानी कि रुपीज़ पर डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ चुका होगा, यानी कि वो 72 रुपीज़ पर डॉलर हो गया, यानी कि 65 रुपीज़ पर डॉलर जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट है उससे बढ़ चुका होगा। तो उसने सिंस कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया हुआ है तो वो $1 65 का ले लेगा और ये डॉलर 72 में बेच देगा स्पॉट मार्केट में, 7 रुपये का प्रॉफिट कमा लेगा। ठीक है, अभी तक का डिस्कशन में तो ऐसा लग रहा है कि ए की चांदी चांदी है, यानी कि ए को फ़ायदा है। तो बी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है? बी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपना खुद का फ़ायदा दिख रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द डॉलर आफ्टर 3 मंथ्स एट द रेट ₹65 पर डॉलर। यानी कि बी क्या करेगा? तो बी 65 रुपीज़ ले लेगा ए से और $1 उसको ला के दे देगा। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बी सोच रहा है, दैट इज़ बी इज़ एक्सपेक्टिंग कि डॉलर गिर जाएगा, यानी कि रुपीज़ पर डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो गिर जाएगा। कितना गिर जाएगा? तो 65 रुपीज़ पर डॉलर, यानी कि जिस पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ विच इज़ द फॉरवर्ड रेट, उससे नीचे गिर जाएगा। मान के चलो टी टू मैच्योरिटी यानी कि 3 महीने बाद 60 रुपये हो गया $1। तो सिंस अभी मैच्योरिटी वाले दिन $1 60 रुपये के बराबर हो गया, तो बी क्या करेगा? बी बाय करेगा $1 60 रुपये में स्पॉट मार्केट से, क्योंकि स्पॉट मार्केट में रेट डॉलर का बुरी तरह गिर गया और वो 60 रुपये हो गया, और सेल कर देगा $1 65 में यानी कि 65 रुपीज़ में टू ए इन द फॉरवर्ड मार्केट। ए को क्यों बेचेगा फॉरवर्ड मार्केट में? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था 3 महीने पहले कि बी को 65 रुपये मिल जाएंगे और वो $1 दे देगा। इससे बी को 5 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। तो बी अपना फ़ायदा सोच रहा है और ए अपना फ़ायदा सोच रहा है, और दोनों का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एग्जैक्टली अपोजिट है। यानी कि ए सोच रहा है कि डॉलर बढ़ेगा और बी सोच रहा है डॉलर गिरेगा, इसलिए इन्होंने आपस में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जहाँ पे दोनों अपना अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। बट दोनों को नहीं पता कि कल को, यानी कि टी इज़ टू मैच्योरिटी में, यानी कि आज से 3 महीने बाद डॉलर का रेट एग्जैक्टली में होगा कितना। ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से काम करता है कि एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट टू बाय करती है द अंडरलाइंग एसेट विच इज़ द डॉलर विच इज़ अ करेंसी, और दूसरे पार्टी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करती है डॉलर यानी कि करेंसी। और वो लोग ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेशंस अपोजिट होती हैं, यानी कि एक सोच रहा है कि करेंसी बढ़ेगी और एक सोच रहा है करेंसी गिरेगी, और इस तरीके से वो लोग अपने मन ही मन में प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं
कि किस तरीके से वो लोग प्रॉफिट कमा पाएंगे अगर उनकी एक्सपेक्टेशन रियलिटी में बदल गई तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द फॉलोइंग टू वे कोड्स अपीयर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। रुपीज पर डॉलर स्पॉट 46/46.25, 2 मंथ फॉरवर्ड 47/47.5। तो स्पॉट मार्केट के अलग एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं और 2 मंथ फॉरवर्ड का मतलब है फॉरवर्ड मार्केट जहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड 2 महीना है, यानी कि आज से 2 महीने बाद एक्सचेंज रेट 47/47.5 होगा। तो 46 आपका बिड रेट है और 46.25 आपका आस्क रेट है, 47 आपका बिड रेट है और 47.5 आपका आस्क रेट है। हाउ मैनी यूएस डॉलर्स शुड अ फर्म सेल टू गेट 25 लाख रुपीज आफ्टर 2 मंथ्स। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर स्पॉट मार्केट की बात चल रही है जहाँ पे स्पॉट रेट दिए हुए हैं T=0 में, तो आज अगर आपको बाय करना है डॉलर यानी कि बेस करेंसी, तो आप बाय कर सकते हैं 46.25 रुपीज़ में। और अगर आपको डॉलर सेल करना है आज, तो आप 46 रुपीज़ में डॉलर सेल कर सकते हैं। स्पॉट रेट ये आपको T=0 यानी कि आज के दिए हुए हैं। तो अगर आप आज मार्केट चले जाओ और डॉलर बाय करना है तो 46.25 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर सेल डॉलर करेंगे तो 46 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। फॉरवर्ड रेट की अगर बात करते हैं तो दिस इज T=2 मंथ, यानी कि आज से 2 महीने बाद आप जब मार्केट जाओगे और अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था आज, तो आप बाय कर पाएंगे डॉलर 47.5 रुपीज़ में। अगर आपने आज कॉन्ट्रैक्ट किया था सेल करने का डॉलर 2 महीने बाद, तो आप 2 महीने बाद मार्केट जाएंगे यानी कि फॉरवर्ड मार्केट, और 47 रुपीज़ में डॉलर जो है वो सेल कर पाएंगे। तो जो T=0 का स्पॉट रेट दिया हुआ है वो आज की टाइमलाइन पे खड़ा है और जो फॉरवर्ड रेट्स दिए हुए हैं वो T=2 मंथ पे खड़े हैं। तो दोनों अलग अलग टाइमलाइन पे खड़े हैं। पहला क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आज T=0 है और T=2 यानी कि आज से 2 महीने बाद आपको 25 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको मार्केट जाना है, कुछ डॉलर निकाल के देने हैं और आपको 25 लाख मिल जाए। तो ये तो सिर्फ फॉरवर्ड के ही केस में पॉसिबल है कि आज आप डिसाइड कर लो कि कितना डॉलर देना पड़ेगा 2 महीने बाद और 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। यानी कि आप ये करना चाहते हो कि आप डॉलर सेल करना चाहते हो, डॉलर देना चाहते हो और 25 लाख रुपए घर लेके आना चाहते हो। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डॉलर करना पड़ेगा टू गेट द रुपीज़ आफ्टर 2 मंथ्स। तो आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पीस ऑफ पेपर में साइन कर दिया कि मैं डॉलर सेल करूँगा। कितना डॉलर, तो अभी कैलकुलेट करेंगे। मुझे तुम 25 लाख रुपए दे देना 2 महीने बाद। नाउ यू आर गोइंग टू डू सेल फॉरवर्ड डॉलर। कौन से रेट पे करेंगे, तो मैंने आपको वही समझाया कि T=2 मंथ यानी कि आज से 2 महीने बाद आप मार्केट जाएंगे और अगर आपने सेल डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आप 47 रुपीज़ में डॉलर सेल कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे हमको जो रेट काम आने वाला है वो है 47 रुपीज़ पर डॉलर, यानी कि 47 रुपये $1 के बराबर है। तो 25 लाख रुपए कितने डॉलर के बराबर होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा $1 डिवाइड बाई ₹47 इंटू ₹25 लाख। रुपीज़ और रुपीज़ कट जाएगा, आंसर आएगा $53191.489। तो इतने डॉलर का आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि $53191.489 आप 2 महीने बाद अगर फॉरवर्ड मार्केट लेके गए, ये वाला मार्केट फॉरवर्ड मार्केट लेके जाओगे अगर इतने डॉलर, तो आपको 47 रुपीज़ के रेट से 25 लाख रुपए निकाल के दे दिए जाएंगे। ठीक है, 53191.489। तो यहाँ पे जो लिखा था हाउ मैनी यूएस डॉलर्स शुड अ फर्म सेल, तो सेल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। हाउ मैनी रुपीज इज द फर्म रिक्वायर्ड टू पे टू ऑब्टेन $2 लाख इन द स्पॉट मार्केट। इसका मतलब ये है T=0 में जो फर्म है वो कितने रुपए निकाल के दे कि उनको $2 लाख मिल जाए। तो अगर आपको डॉलर चाहिए यानी कि आप डॉलर बाय करना चाहते हो बाय गिविंग द रुपीज़, आप आज डॉलर बाय करना चाहते हो यानी कि आप स्पॉट मार्केट जाओगे, आप फॉरवर्ड मार्केट नहीं जाओगे।
क्योंकि आपको आज डॉलर चाहिए, आपको 2 महीने बाद डॉलर नहीं चाहिए, आपको आज डॉलर चाहिए। तो अगर आपको आज डॉलर चाहिए यानी कि आपको आज बाय करना है डॉलर, तो वो 46.25 के रेट पे हो पाएगा। यानी कि आप $1 इज इक्वल टू 46.25 वाला रेट यूज़ करेंगे कि $1 अगर 46.25 के बराबर है तो $2 लाख कितने रुपीज़ के बराबर होगा? तो इट विल बी 46.25 अपॉन $1 इंटू $2 लाख, तो डॉलर डॉलर कट जाएगा और रुपीज़ में आंसर आएगा रुपीज़ 92,50,000। तो आपको आज यानी कि t इजिकल टू 0 में 92,50,000 का एक बैग भरना है, स्पॉट मार्केट जाना है, स्पॉट मार्केट में बैंक को 92,50,000 देना है और बैंक आपको 46.25 के रेट से $2 लाख निकाल के दे देगी। ठीक है, 92,50,000 रुपीज़। क्वेश्चन का थर्ड रिक्वायरमेंट है, अज्यूम द फर्म हैज़ $69,000 इन करेंट अकाउंट अर्निंग नो इंटरेस्ट। तो करंट अकाउंट एक तरीके का बैंक अकाउंट होता है जहाँ पे बैंक आपको इंटरेस्ट पे नहीं करती है। तो $69,000 बैंक में पड़े हुए हैं इस फर्म के, जहाँ पे कुछ इंटरेस्ट नहीं कमा रही है फर्म। ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन रूपी इन्वेस्टमेंट इज 10% पर एनम। रूपी इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? रूपी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाने हैं तो आपको रुपया निकाल के देना पड़ेगा। अगर आप ये $69,000 निकाल के पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, आप पैसा नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आपको रुपीज़ देने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट भी किसी न किसी करेंसी में की जाती है, यहाँ पे रूपी इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। यानी कि अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको रुपीज़ वाली करेंसी लानी पड़ेगी, डॉलर वाली करेंसी नहीं चाहिए। तो शुड द फर्म एनकैश द डॉलर नाउ और 2 मंथ्स लेटर। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि t इज इक्वल टू 0 में यानी कि आज हमारे पास $69,000 पड़े हुए हैं और हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 ये है कि हम $69,000 को आज ही बैंक अकाउंट से निकाल लें और उसको कन्वर्ट कर दें स्पॉट, यानी कि स्पॉट मार्केट चले जाए और डॉलर सेल कर दें और रुपया ले आए। सिंस अभी मेरे पास रुपीज़ आ चुका है, अब मैं रुपी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। फिर मैंने रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया 10% पर एनम के रेट से, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए, क्योंकि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी मैच्योरिटी पीरियड 2 महीना है, तो मुझे कुछ रुपीज़ इनफ्लो होगा। तो ये तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 है कि इस $69,000 को मैं आज स्पॉट में कन्वर्ट करूँ, यानी कि स्पॉट मार्केट जाऊँ और रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ और रुपी इन्वेस्टमेंट में ये पैसा लगा दूँ 10% पर एनम के रेट से 2 महीने के लिए। तो 2 महीने बाद यानी कि t=2 में मुझे कुछ ना कुछ रुपीज़ इनफ्लो होगा। तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि t=0 में जो $69,000 मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं उसको मैं बाहर नहीं निकालूं, उसको वहीं पड़े रहने दूं और एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूं टू सेल द डॉलर, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लूं टू सेल द डॉलर आफ्टर 2 मंथ्स एट द रेट 47 पर डॉलर। तो 47 कैसे आया? तो 47 देखिए, अगर आपको 2 महीने बाद डॉलर सेल करना है तो उसका रेट यहाँ पे 47 है, यानी कि फॉरवर्ड मार्केट में 47 है। तो आप 2 महीना वेट किए और 2 महीने बाद अपने बैंक अकाउंट से $69,000 निकाले और 47 रुपीज़ पर डॉलर के रेट से उसको कन्वर्ट कर दिए और रुपीज़ घर लेके आ गए। तो अब हमें ये कंपेयर करना है कि ऑप्शन नंबर 2 में मुझे रुपीज़ इनफ्लो ज़्यादा होगा या ऑप्शन नंबर 1 में मुझे रुपीज़ इनफ्लो ज़्यादा होगा। तो पहले ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है? तो सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना है $69,000 स्पॉट मार्केट जाना है, डॉलर देना है, रुपया लेके आना है। तो सेल करूँगा डॉलर एंड गेट रुपीज़। डॉलर सेल करने का रेट स्पॉट मार्केट में है 46। ये देखिए, बेस करेंसी को सेल करने का रेट होता है बिड रेट विच इज़ 46 रुपीज़ पर डॉलर। तो 46 रुपीज़ पर डॉलर इंटू $69,000, तो डॉलर डॉलर कट जाएगा, 31,74,000 रुपीज़ आपके पास आ जाएंगे। फिर इतना सारा पैसा आप इन्वेस्ट कर देंगे 10% पर एनम के रेट से फॉर 2 मंथ्स। तो 2 महीने बाद इनफ्लो कितना होगा t=2 में? इट विल बी 31,74,000 रुपीज़ प्लस 31,74,000 रुपीज़ इंटू 10%, यानी कि इंटू 10/100 इंटू 2/12, यानी कि 2 महीने का
इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। टोटल आपके पास पैसे आ जाएंगे 32,26,900 2 महीने बाद, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 यूज़ करते हैं तो। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 यूज़ करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डॉलर करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो रुपीज़ इनफ्लो आपको कितना होगा T02 में 47 रुपीज़ पर डॉलर, यानी कि आप सेल करेंगे डॉलर आज नहीं 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद अगर आपको चीज़ बेचनी है तो फॉरवर्ड मार्केट जाएंगे, और फॉरवर्ड मार्केट ने आज ही आपको रेट दे दिया 47 रुपीज़ पर डॉलर का। तो 2 महीने बाद आप जाओगे 47 रुपीज़ पर डॉलर के रेट से रुपया ले आओगे घर, विच इज़ रुपीज़ 47 पर डॉलर इंटू $69,000, आंसर आएगा 32,43,000। तो अभी अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप ऑप्शन नंबर 2 लेते विच इज़ 32,43,000 तो आपको ज़्यादा पैसा आता, हायर द बेटर, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में आपको सिर्फ 32,26,900 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो यू शुड सेल दी फॉरवर्ड डॉलर एट द रेट 47 रुपीज़ पर डॉलर नाउ। तो आज ही आपको कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कर लेना चाहिए। सेल फॉरवर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। तो आपको आज ही कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कर देना चाहिए फॉरवर्ड, यानी कि डॉलर एट द रेट 47 रुपीज़ पर डॉलर नाउ। नोट, क्वेश्चन में एक लाइन थी कि शुड द फर्म एनकैश द डॉलर नाउ और 2 मंथ्स लेटर। अब इसको एड्रेस करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि फर्म को पैसा आज ही निकाल लेना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्पॉट मार्केट वाला जो रास्ता मैंने समझाया वो वाला, या तो 2 महीने बाद पैसा निकाल लेना चाहिए। 2 महीने बाद पैसा निकाल लेना चाहिए का मतलब ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, वो स्पॉट मार्केट से लिंक्ड है, बिकॉज क्वेश्चन इज अज्यूमिंग that the spot rate T is equal to 2 is going to be equal to the forward rate T is equal to 2, which is 47 rupees per dollar। तो क्वेश्चन आपको ये अज्यूम करवाना चाहता है कि जो फॉरवर्ड रेट है विच इज़ 47 रुपीज़ पर डॉलर, जिसका मतलब है कि 2 महीने बाद अगर आपको डॉलर सेल करना है तो 47 रुपीज़ में बिकेगा। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि कल को, यानी कि 2 महीने बाद एक्चुअली में जो डॉलर है वो कितने में बिकेगा। तो क्वेश्चन आपको ये अज्यूम करवाना चाहता है कि जो 47 रुपीज़ पर डॉलर की बात चल रही है, जो फॉरवर्ड मार्केट में है, वो एक्चुअली में ऐसा हो जाएगा, यानी कि 2 महीने बाद 47 रुपीज़ ही डॉलर का रेट बन जाएगा। तो अगर आज डॉलर का रेट है 46, तो आज अगर आप पैसा निकाल के इन्वेस्ट करते हो 10% के रेट से, तो कुछ रिटर्न आएगा अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ 32,26,900। और अगर आप 2 महीने बाद पैसा निकालते हो विच इज़ $69,000, तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि करंट अकाउंट में पड़ा है और इंटरेस्ट नहीं पे होगा। तो 69,000 2 महीने बाद भी $69,000 ही रहेंगे। उसको निकाल के स्पॉट मार्केट का जो रेट है, जो कि क्वेश्चन अज्यूम कर रहा है, विच इज़ 47 रुपीज़ पर डॉलर, उस पर आप कन्वर्ट कर दो तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, विच इज़ 32,43,000 रुपीज़। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है इट इज़ बेटर टू एनकैश द प्रोसीड्स आफ्टर 2 मंथ्स एंड गेट अपॉर्चुनिटी गेन, मतलब 2 महीने बाद ही पैसा निकालना चाहिए। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाह रहा है कि आप ये अज्यूम कीजिए कि स्पॉट रेट T इजिकल टू 2 इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट इजिकल टू 2 इजिकल टू रुपीज़ 47 पर डॉलर। बट सिंस ये फंडामेंटली रॉन्ग है कि आपको ये पता ही नहीं है कि कल को, यानी कि 2 महीने बाद स्पॉट मार्केट में डॉलर का रेट क्या होने वाला है, आप फॉरवर्ड मार्केट ही जाओगे आज, क्योंकि ये जो डिसीजन आपने लिया ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 का, वो T इजिकल टू 0 में लिया और उसका इम्पैक्ट आपको 2 महीने बाद मिल रहा है। तो T इजिकल टू 0 में जब आपको पता ही नहीं है कि 2 महीने बाद रेट क्या होने वाला है, तो आप अभी ऑप्शन नंबर 2 कैसे एक्सरसाइज कर लेंगे। तो आप तो ऑप्शन नंबर 2 में सिर्फ फॉरवर्ड मार्केट की बात करेंगे, स्पॉट मार्केट की बात नहीं करेंगे। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन फॉरवर्ड मार्केट और स्पॉट मार्केट के बीच का समझा और सॉल्व किया, लेकिन इस लाइन का बस आपको मतलब समझाया कि क्वेश्चन आपको ये अज्यूम करने के लिए बोल रहा है कि स्पॉट रेट इजिकल टू 2 इजिकल टू फॉरवर्ड रेट इजिकल टू 2 इजिकल टू 47 रुपीज़ पर डॉलर। अगर आप ये भी अज्यूम करते हैं और इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि अगर आज हम पैसा निकाल लें बैंक अकाउंट से तो 46 रुपीज़ पर डॉलर के रेट से निकलेगा और 10% पर एनम के रेट से इन्वेस्ट होगा 2 महीने के लिए, या तो ऑप्शन नंबर 2 कि हम आज पैसा नहीं निकालें, 2 महीने बाद पैसा निकालें और 47 रुपीज़ के रेट से कन्वर्ट कर लें, तो भी आपका आंसर यही आएगा।
आपको पैसे बाद में निकालने चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट टू सेल फॉरवर्ड करना चाहिए @ 47 रुपीज़ पर डॉलर नाउ। ठीक है,